हाय एवरीवन, वेलकम टू डीआर जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का हमारी एकेडमी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ अनदर टॉपिक के बारे में, लेकिन उससे पहले मैंने लास्ट क्लास में क्या कराया था मैं एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ एंड फिर हम आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। गाइस, कल हमने अपने टॉपिक की शुरुआत की थी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए हमने इस सेशन की शुरुआत की है बिल्कुल जीरो से। तो सबसे पहले मैंने आपको कल सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें मैंने यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी सीएससी मेंस का पूरा सिलेबस आपको समझाया था। मैंने आपको उसमें ये भी बताया है कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन को फ्रेम करता है, कहाँ से फ्रेम करता है। ऐसा ना हो कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठो तो आपको लगे कि क्वेश्चन तो पढ़े हुए लग ही नहीं रहे हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन से जूझने से पहले अगर आपको चीज़ों को समझ लेना है तो इस क्लास से पहले सिलेबस डिस्कशन को आप जरूर देख लीजिएगा, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। अब हम आगे अब एक एक करके सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमेशा जीरो से टॉपिक को करा जाता है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट करो। पर अभी हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं वो साइंस एंड टेक में चैप्टर नंबर 1 हम कवर करेंगे, और चैप्टर नंबर 1 आपका है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन गाइस, बायोटेक की जब शुरुआत की जाती है तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका सेल्स। तो सेल्स को मैं दो पार्ट्स में कवर कराऊंगी। आज हम पहले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है सेल्स पार्ट 1। और सेल्स पार्ट 1 में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के सारे बेसिक्स को समझ लेंगे। उसके बाद जब आप मेरे साथ बायोटेक्नोलॉजी को शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा कि बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक को शुरू करने से पहले इस एनसीईआरटी के बेस को पढ़ना क्यों जरूरी था। चलिए, अपने कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को पढ़ने के लिए एक बार पहले अपने बेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी आपको तभी समझ में आएगी जब आपके एनसीईआरटी के सारे कोर कंसेप्ट स्ट्रांगली क्लियर है। और अगर आप उन कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हो तो सिर्फ उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि आप पहले एनसीईआरटी के कंसेप्ट देख लो, फिर आप टेक्नोलॉजी की तरफ चलो। आज हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, ये टॉपिक है क्या और आपको क्या समझाता है, आपको क्या पढ़ना है इसमें, इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ आज के लेक्चर में जुड़े रहना होगा और सबसे पहले पढ़ना होगा सेल्स को। तो जो ये सेल है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 6 से लेकर 11th के बीच में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जो ये सेल का टॉपिक रहेगा, इसमें मैं आपको सारे वो कंटेंट बताऊंगी, वो सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगी जो क्लास 6 से 12 के बीच में डिस्कस आपसे एनसीईआरटी की बुक में किए गए हैं। टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, सेल पार्ट 1 को देखेंगे सबसे पहले। अच्छा, मैं इस टॉपिक को यहाँ पर शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवालों के जवाब पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी और उसके जवाब आप लोग दोगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मुझे बताओ तो जरा, पहले मुर्गा आया या पहले अंडा आया? आप जरूर सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि मैम, ये सवाल तो मुझे छोटे पे बहुत परेशान किया गया है। आपने देखा होगा आपका कोई भी रिलेटिव जब घर पर छोटे पर आता था, या फिर आपके बड़े भाई बहन आपसे 2-3 सवाल जरूर पूछते थे, है ना। 100% पूछे होंगे। मेरे भाई बहनों ने तो मुझसे बहुत पूछा है और मुझे बहुत परेशान किया है, पर उनके सवालों के जवाब मुझे अब बड़े होकर पता चले हैं। तो चलिए, मैं उन कुछ सवालों को आपको याद दिलाती हूँ। आपको समझ में आएगा कि ये सारे सवाल आपके बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और ये आपको तभी सवालों के जवाब पता होंगे जब आपका बेस क्लियर होगा। पहला सवाल जो हमसे छोटे पे बहुत पूछा जाता था वो था, अकल बड़ी या भैंस, है ना। अब हम परेशान हो जाते थे कि भाई अकल बड़ी है या भैंस, ये हम कैसे बताएं। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। दोनों की डेट ऑफ बर्थ अगर हमें पता हो तो हम बड़े आराम से बता देंगे कि अकल बड़ी थी या भैंस, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से एक सवाल हमसे पूछा जाता था, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, या फिर पहले मुर्गा आया या पहले अंडा आया, है ना। तो मुर्गा तो क्या ही आएगा जब तक अंडा नहीं आएगा, पर मुर्गी आई और अंडा आया, ये सवाल हमेशा बच्चों को परेशान करता रहा है।
कुछ लोगों को लगता है पहले मुर्गी आई होगी तभी तो अंडा आया होगा, कुछ लोगों को लगता है पहले अंडा आया होगा तभी मुर्गी आई होगी, और इस चीज में हमेशा हम जूझते रहते हैं। चलिए आइए, आज हम उन सभी पुराने सवालों के जवाब तो ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, और साथ में बायोटेक्नोलॉजी की अपनी नींव को मजबूत बनाएंगे। टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहले ये जो शब्द लिखा गया है सेल यानी कि कोशिका, आओ चलो इसकी शुरुआत समझ लेते हैं। सेल क्या है? कोई आपसे पूछे कि सेल क्या है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मैम ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या है ये? ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक ऐसा ब्लॉक जो एक शरीर को बनाने का काम करता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी या फिर फॉर एनी एनिमल्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, एनिमल के लिए सेल क्या है? एक सेकेंड, किसी भी एनिमल के लिए ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? अब चलो, हमने बोला कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी एनिमल, कैसे समझोगे इस चीज के लिए? इसके लिए सबसे पहले हम एक स्लाइड पर जाते हैं। अब मैं एक एक बात बोलती जाऊंगी, लिखती जाऊंगी, और आप ध्यान से इसको देखते जाना। देखो, अगर हम ह्यूमन एटोनॉमी की बात करें, है ना, मानव के शरीर की बात करें, मानव के शरीर की संरचना की बात करें, या फिर मानव के शरीर के निर्माण की बात करें, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे मानव के शरीर का निर्माण, निर्माण या फिर फॉर्मेशन ऑफ, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ठीक है? अब मैं आपसे कहूं कि मुझे जल्दी से बताओ कि जो मानव के शरीर का निर्माण है या फिर फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो कैसे हुई है? बताओ। तो आप सोचोगे भाई, अकल लगाओगे कहाँ से हुई है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट आई। सबसे पहले क्या आया? एक फंडामेंटल यूनिट आई। अब फंडामेंटल यूनिट हिंदी वाले बच्चे क्या समझेंगे? एक क्या आया? फंडामेंटल यूनिट आई। फंडामेंटल यूनिट का मतलब एक इकाई, है ना, एक प्राइमरी यूनिट, एक फंडामेंटल यूनिट या फिर इकाई, प्राइमरी इकाई, प्रीलिम। ठीक। अब ये जो फंडामेंटल यूनिट है, इसी की मदद से इसकी शुरुआत हुई। कोई आपसे पूछ ले कि ये जो फंडामेंटल यूनिट है जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं, ये यूनिट है क्या? तो आप लिखोगे कि मैम इस यूनिट का नाम है सेल, है ना। अब ये जो सेल है ना, इसी सेल के जब ओवरलैपिंग होना शुरू हुई, इस सेल ने मिक्स होना शुरू किया, तब आपका क्या बना? एक पूरी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ? सबसे पहले स्टेप 1 है ना, शुरुआत में यहाँ पे लिखूंगी मैं स्टार्टिंग, कि स्टार्टिंग में कौन आया और फिर फाइनल में आपका क्या बना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कौन आया? एक कोशिका आई, एक सेल आई। ठीक। फिर ये सेल क्या बनी? ग्रुप ऑफ सेल बनी, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बना, है ना। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल थी, इसने फॉर्मेशन किया किसका? प्यारे बच्चे, इसने फॉर्मेशन किया एक नए पार्ट का। यानी कि जब हम ग्रुप ऑफ सेल की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल आपका क्या बनता है? टिश्यूज बनाता है। क्या बनाता है? टिश्यूज बनाता है। अब ये जो टिश्यूज हैं, इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया ग्रुप ऑफ टिश्यूज, है ना। इन टिश्यूज से क्या बना? इन टिश्यूज से बना ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाया? कोई आपसे पूछ ले कि ये जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, तो आप कहोगे कि मैम ऑर्गन बनाए, बॉडी ऑर्गन बनाए। क्या बनाए? बॉडी ऑर्गन्स बनाए।
है ना, जैसे कि किडनी हो गई, पैनक्रियाज हो गए, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया। ये सब किससे बने? ये हमारे टिश्यूज से बने, टिश्यूज की मिक्सिंग से बने। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? प्यारे बच्चे, जब ये हमारे टिश्यूज से बने यानी कि बॉडी ऑर्गन्स बने, तो बॉडी ऑर्गन कोई एक तो बना नहीं, है ना, बहुत सारा ग्रुप ही तो बना। बॉडी ऑर्गन कोई एक थोड़ी ना बना था, हमारे पास तो बॉडी ऑर्गन के पूरे ग्रुप आए, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन का एक ग्रुप तैयार हुआ। अब जब ऑर्गन का एक ग्रुप तैयार हुआ, तो यही ऑर्गन का ग्रुप जब पूरा बन के तैयार हो गया, तो क्या बना? एक ह्यूमन बॉडी बनी। क्या बनी? ह्यूमन बॉडी बनी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब जब एक ह्यूमन बॉडी, हाँ, अब जब एक ह्यूमन बॉडी आपकी बनकर तैयार हुई, तो अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि बच्चे मुझे फटाफट से बताओ कि जो हमारा एंड था, है ना, एंड में फाइनल हमारा क्या बन गया? फाइनल बना हमारा ह्यूमन बॉडी, और स्टार्टिंग में हमारा कौन बना था? सेल। यानी कि कोशिका ही है जो कि हमारी एक फंडामेंटल यूनिट है, और उसी के अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग करने की वजह से आपका एंड में क्या बनता है? एक ह्यूमन बॉडी का, एक इंसान का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसी वजह से हम बायोटेक्नोलॉजी की, बायोलॉजी की सबसे छोटी इकाई जिसको हम बोलते हैं कोशिका या फिर सेल, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैं लिख देती हूँ सो दैट उनको ये ना लगे कि मैम ने मेरे साथ तो नाइंसाफी कर दी। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। ठीक, में सेकेंड, क्या बोलते हैं इसको? कोशिका। अब ये हो जाएगा कोशिका का समूह, ये तो आप समझ ही गए हुए। टिश्यूज को क्या बोलते हैं? ऊतक, है ना, तो ये हो गया ऊतक। बॉडी ऑर्गन आपको पता ही है, बॉडी ऑर्गन का मतलब शरीर के अंग, शरीर के अंग। ह्यूमन बॉडी का मतलब मनुष्य का शरीर, मनुष्य, पूरा मनुष्य जो बनकर तैयार हुआ वो आपका कोशिका से बनकर तैयार। समझ में आया? अब आपको समझ में आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी को शुरू करने से पहले मैंने आपसे सेल के बारे में बात क्यों की, है ना। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 1। ठीक, अब देखो बोला जा रहा है व्हाट इज सेल, कोशिका है क्या? प्यारे बच्चे, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ ऑल बीइंग लाइफ। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल यूनिट का मतलब हुआ एक संरचना, एक सबसे छोटी संरचना, एक इकाई संरचना, है ना, एक प्रिमिटिव सेल, एक प्रिमिटिव यूनिट बोला जा रहा है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फ्रैक्शनल यूनिट। फ्रैक्शनल का मतलब पूरी बॉडी को अगर हम तोड़े 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 तो सबसे छोटा पार्ट कौन होगा? यूनिट सेल होगी, कोशिका होगी। फ्रैक्शनल यूनिट यानी कि किसी बॉडी को तोड़ा जाए तो कोशिका सबसे छोटा भाग बनेगी। ऑल बीइंग लाइफ, जितने भी लाइफ हैं उन सब के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी एनिमल में, किसी प्लांट में, किसी बैक्टीरिया में, है ना, ये सब किससे मिलकर बने हैं? ये सारे अलग अलग नंबर्स की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। हमारी बॉडी में, हमारे कहना चाहिए यूकैरियोटिक सेल्स में, या फिर कहना चाहिए हमारे ऑर्गेनिज्म में दो तरीके का कंडीशन होता है। एक होता है यूनिन्यूक्लियर, एक कोशिकीय जीव। कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो बहुकोशिकीय हैं, और कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि हमारे एक कोशिकीय हैं। लेकिन सीरियस बात तो ये है कि चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, बने किससे हैं? बने तो कोशिका से ही है ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि जितने भी हमारे प्राणी हैं उनकी मौलिक संरचनात्मक और मौलिक कार्यात्मक, जैसे कि मनुष्य हो गया, पशु हो गए, पौधे हो गए, जीवाणु हो गए, ये सभी कोशिकाएं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय संख्या के बने होते हैं, है ना। इट डिपेंड्स कि किस तरीके के हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि एक कोशिकीय हैं,
कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि बहुकोशिकीय हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक पिक्चर मैंने आपको दिखाया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस पिक्चर को जरा ध्यान से देख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करना आपको शुरू करूंगी। देख लिया? देखो, स्ट्रक्चरल प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल में जो ये दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये किसके हैं? ये कोशिका के हैं। यानी कि इनमें से एक ऐसी स्ट्रक्चर है, एक ऐसी संरचना है जो कि पेड़ के, किसी पौधे के कोशिका की संरचना है, और एक जंतु कोशिका की संरचना है। क्लियर? चलो अब एक एक करके देखते हैं। देखो, ये वाली जो मोटी सी, जो जिसकी आउटलाइन बहुत मोटी सी दिख रही है, वो कैसी है? वो प्लांट सेल है, यानी कि पेड़ की एक कोशिका है। बिल्कुल उसी तरीके से जो ये पतली वाली जिसकी आउटलाइन दिख रही है, वो एक एनिमल सेल है। क्या है बच्चे? एनिमल सेल। मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये है आपकी, एक सेकेंड, ये है आपकी प्लांट सेल और ये है आपकी एनिमल सेल। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ, फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, ये जो हमारी कोशिका की बात हो रही है, पहली कोशिका, दूसरी कोशिका, जिनको हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल कहा है, बच्चे इनके बारे में तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये हमारी कोशिकाएं हैं, जो आज के समय में जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, सबसे पहले उन कोशिकाओं को कहाँ देखा गया था, और वो कौन महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन कोशिकाओं को देखा था? आओ चलो उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले, दिस फंडामेंटल यूनिट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सेल। ये जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है, कई तरीके की कोशिकाओं को रखती है ना, कई तरीके के ऑर्गेनल्स को रखती है ना। जो ये कोशिकाएं हैं, इनमें बहुत सारे अंग होते हैं, who work in tandem to sustain life, जो कि हमारे शरीर में, है ना, जो हमारा क्या चाहिए, जीवन है, हमारी लाइफ है, उनको सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सस्टेन करने के लिए कुछ कामों को करते हैं। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। जो हमारी ये कोशिका है, ये डिस्कवर्ड की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसमें? 1665 में, विद द हेल्प ऑफ वेरी बेसिक एंड सिंपल माइक्रोस्कोप। किसकी मदद से? बहुत बेसिक और सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से रॉबर्ट हुक के द्वारा इस कोशिका का आविष्कार किया गया था, इस कोशिका को डिस्कवर किया गया था। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? तो बोलो हाँ, एंड फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो, इसमें इस पूरी स्लाइड में आपको कौन सी चीज है जो कि आपको याद रखनी है? चलो उसको मैं फटाफट से आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ। आपको इस पूरी स्लाइड में सिर्फ एक चीज है जो कि याद रखने की बहुत जरूरत है, और वो है आपका, गिव मी अ सेकंड, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1965 में एक बहुत ही बुनियादी सरल माइक्रोस्कोप की मदद से की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी? सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक मृत, यानी कि डेड कॉर्क थी, लकड़ी की कॉर्क थी, उसमें कोशिका को देखा था। उन्होंने देखा कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी जैसी संरचना है, और उसी को हमने क्या बोला था? कोशिका बोला था, डेड सेल बोला था। क्लियर? कोई आपसे पूछ ले कि रॉबर्ट हुक ने, गिव मी सेकंड, अगर एक सवाल आपसे कोई पूछ ले कि जो रॉबर्ट हुक थे, गाइस 2 सेकंड देना, मैं इस प्रश्न को भी आपके लिए लिख देती हूँ। आपसे पूछा जा रहा है कि जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक थे, सबसे पहले
जो जो सेल थी, कोशिका थी, कोशिका को कहाँ देखा था? कोशिका को कहाँ देखा था? कोई आपसे पूछ ले कि मुझे बताओ तो जरा कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सबसे पहले कोशिका को कहाँ देखा था, तो इसका जवाब क्या होगा? फटाफट से बताओ। कोई आपसे पूछ ले कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने कोशिका को सबसे पहले कहाँ देखा था, तो आप इसका जवाब मुझे क्या दोगे? हाँ, बोलो। तो आप कहोगे कि एक लकड़ी की मृत कार्क में देखा था। किसमें देखा था? एक लकड़ी की, एक लकड़ी की मृत मतलब मरी हुई, डेड, है ना, कॉर्क में देखा था। या फिर लकड़ी की कॉर्क में एक मृत कोशिका को देखा था, ऐसे भी बोल सकते हो आप कि लकड़ी की कॉर्क में, लकड़ी की कॉर्क में एक मृत मतलब मरी हुई, क्या बोले बेटा? मृत का मतलब मरी हुई, मृत कोशिका को देखा था। इसको देखा था, कोशिका को देखा था। मैं अभी बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, जैसे ही बेस कंप्लीट होगा ये मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो आप अगर चाहते हो कि मेरी स्पीड बढ़े तो चीजों को, जिस दिन मैं जो काम कर रहा हूँ उस दिन उस काम को वही का वही पढ़ लेना, वही का वही रिवाइज कर लेना, जिससे कि मुझे भी सुकून मिलेगा कि भाई बच्चों ने जो भी मैं कंटेंट दे रही हूँ वो टाइम से करते जा रहे हैं, तो मैं भी रिलैक्स फील करूंगी, है ना। मेरे को भी स्ट्रेस नहीं होगा कि बच्चों ने भाई काम कंप्लीट नहीं किया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चलो हमें कोशिका के बारे में तो पता चल गया कि भाई जो मृत कोशिका है या फिर मरी हुई कोशिका है वो आपकी देखी गई, जो कि रॉबर्ट हुक ने देखी थी, और हमको पता चल गया ये वही कोशिका है। अब कोशिका के कई टाइप भी देखा गया, कुछ छोटी कोशिकाएं देखी गई, कुछ बड़ी कोशिकाएं देखी गई। तो वैज्ञानिकों के द्वारा सबसे छोटे साइज की, है ना, सबसे छोटे साइज की मतलब इतनी छोटे साइज की जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते थे, ऐसी एक कोशिका को देखा गया। प्यारे बच्चे, उस कोशिका का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटी सेल थी, सबसे छोटा कोशिका का साइज था, जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, और ये गंदे पानी में देखा गया था, है ना। तो कोई आपसे अगर पूछ ले कि जो हमारी सबसे छोटी कोशिका थी, क्या बोला गया कि जो सबसे छोटी, सबसे छोटी कोशिका थी वो कौन सी थी? आपका जवाब आना चाहिए कि वो जो सबसे छोटी कोशिका थी वो थी हमारी माइकोप्लाज्मा की, और इस माइकोप्लाज्मा को तालाब के पानी में देखा गया था। किसमें देखा गया था? तालाब में देखा गया था। ठीक है, तालाब में जिंदा देखी गई थी। ठीक, तो ये इसको हम लिविंग स्मॉलेस्ट सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब कोई आपसे पूछ ले कि चलो सबसे छोटी कोशिका तो हमको पता चल गई, पर फिर कोई आपसे पूछेगा कि भाई सबसे बड़ी कौन सी कोशिका अब तक देखी गई, है ना, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी देखी गई? तो बताओ तो जरा बच्चे मुझे फटाफट से कि वो कौन सी कोशिका है जो कि सबसे बड़ी कोशिका है और जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा देखा गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा शुतुरमुर्ग, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा अब तक का सबसे बड़ी कोशिका है ना, क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना,
सबसे बड़ी कोशिका, यहाँ पर दूसरे सवाल का भी जवाब आपको मिल जाएगा। कैसे मिला देखो जरा, खैर मैं इसको अलग तरीके से भी आपको समझा दूंगी, पर फिलहाल अभी इस तरीके से देख लो। सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात की गई आपसे, किसके बारे में बेटा, सबसे बड़ी कोशिका के बारे में आपसे बात की गई है ना। अब मैं कहूं कि सबसे बड़ी कोशिका क्या थी, आप कहोगे मैम एक अंडा था, है ना। कौन था, आप कहोगे कि मैम ये तो एक अंडा था जो कि सबसे बड़ी कोशिका था। ठीक, मैंने थोड़ी ना कहा, ये तो आपके सामने वैज्ञानिकों ने बताया। तो कोशिका, अंडा क्या है, एक कोशिका है। अंडा क्या है, एक कोशिका है। एक सवाल था ना, हमने आपसे एक सवाल पूछा था ना, अब देखो उस सवाल का यहाँ पर जवाब मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सवाल क्या था कि पहले पहले मुर्गी आई या फिर अंडा, या अंडा, क्या क्या आया भाई पहले, है ना। ये तो सवाल बना आपका, तो इसका आंसर क्या हुआ, कोशिका। कोशिका क्या है, सबसे छोटी इकाई तो है। कोशिका क्या थी, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है ना। क्या है बच्चे, सबसे छोटी इकाई। अब जब सबसे छोटी इकाई है तो सीधी सी बात है बच्चे, अंडा क्या है, अंडा एक कोशिका है, तो मुर्गी से पहले आया होगा ना, है ना। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि पहले मुर्गी आई या अंडा, तो आप कहोगे पहले अंडा आया। क्यों, क्योंकि ये कोशिका है, और कोशिका किसी भी एनिमल की सबसे छोटी इकाई होती है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इतने में किसी भी बच्चे का कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट देखो, बोला जरा स्मॉलेस्ट साइज कौन सा था, तो माइकोप्लाज्मा था। बड़ा साइज कौन सा था, ऑर्चिड था, जो कि जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा है। सेल कंटेन, अब हमसे पूछा गया कि चलो हमें तो ये पता चल गया कि कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है और कौन सी कोशिका सबसे छोटी है, ये तो हमको पता चल गया। अब आपसे पूछा जाए कि जो सबसे छोटी इकाई है यानी कि कोशिका है, वो क्या क्या रखती है ना। तो क्या बोला गया कि भाई इसमें 17% तो क्या होता है, वाटर होता है ना। क्या बोला गया, 17% तो वाटर होता है और 30% केमिकल होते हैं। और क्या बोला गया, 30% केमिकल होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे 30% केमिकल कैसे हुए और 70% वाटर कैसे हुआ। तो ये जो बच्चे वाटर का हम लोग नाम ले रहे हैं ना यहाँ पे, कि यहाँ पर 70% वाटर होता है, ये वाटर पता है कौन सा है आपका, पता है बेटा ये वाटर कौन सा है आपका, ये है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, अब जिन बच्चों ने बायोलॉजी पढ़ी नहीं है या फिर ठीक से नहीं पढ़ी है या आर्ट साइड से है, ज्यादा नहीं पढ़ी है, उनको मैं आगे बताऊंगी कि क्या होता है साइटोप्लाज्म। कुल मिलाकर अभी ये मान लो कोशिकाओं के अंदर एक पानी भरा होता है जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, जो कि 70% अमाउंट में होता है। केमिकल कौन से होते हैं, जो हमारे कोशिकीय द्रव होते हैं, सॉरी कोशिकीय अंग होते हैं, जो हमारे कोशिकीय अंग होते हैं वो अलग अलग केमिकल बनाते हैं, है ना। वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन कौन से, जैसे कि प्रोटीन हो गया, जैसे कि कार्ब्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट जिसे बोला जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जैसे कि स्टेरॉइड हो गया, है ना। ये सब क्या है, ईटीसी आदि, ये सब केमिकल्स हैं जो कि 30% हमारे कोशिका में, एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, चले। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी, ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब बात बोली जा रही है कि जब हम किसी कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ये बात आप यहाँ पे हाईलाइट कर लो कि साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, जब हम किसी कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। ये क्या है, साइटोलॉजी एक आपकी
केमिकल स्टडी है। क्या बोला गया बेटा? बोला जा रहा है कि जो हमारी साइटोलॉजी है ना, वो एक साइंटिफिक स्टडी है। किसके लिए? किसी कोशिका के लिए, किसी सेल के लिए, यानी कि एक फंडामेंटल यूनिट के लिए। फंडामेंटल यूनिट क्या है? कोशिका ही तो है, सेल ही तो है ना? तो सेल का जब हम स्टडी कर रहे हैं, साइंटिफिक नॉलेज ले रहे हैं, तो उसी को किस शब्द से जाना जाता है? साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे साइटोलॉजी के बारे में, कोशिका को समझेंगे अलग अलग। अब देखो, बोला जा रहा है कि जो सेल है ना, वो मानी जाती है, कंसीडर की जाती है किसके रूप में? बेसिक यूनिट के रूप में, एक फंडामेंटल यूनिट के रूप में, संरचनात्मक इकाई के रूप में। किसके लिए? जीवन की संरचनात्मक इकाई, किसी भी लाइफ के शुरू होने की संरचनात्मक इकाई। अब यहाँ पर एक और सवाल आपसे छोटे पर पूछा जाता है, बताओ अंडा क्या है? वेज है या नॉन वेज है? तो जल्दी से आंसर करो मुझे कमेंट बॉक्स में, अंडा क्या है? क्या ये वेज है या फिर नॉन वेज है? बोला जा रहा है कि सेल आर कंसीडर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमने कोशिका को किसी जीवन की संरचनात्मक इकाई माना है। संरचनात्मक इकाई का मतलब किसी जीवन को बनाने के लिए शुरू की गई इकाई, है ना? जैसे घर है, घर की संरचनात्मक इकाई क्या है? फंडामेंटल यूनिट क्या है? एक ईंट है ना? बिल्कुल उसी तरीके से जब हमारी कोई चेयर बन रही है, तो चेयर की संरचनात्मक इकाई क्या है? प्लास्टिक चेयर की संरचनात्मक इकाई है पॉलीमर, है ना? तो ये क्या हुआ? ये एक संरचनात्मक इकाई है ना, अलग अलग। तो संरचनात्मक इकाई पूरी बॉडी थोड़ी ना बनाई, उसने तो सिर्फ एक नींव रखी है। तो जब नींव रखी है, उसमें जान कब आई है? जब वो स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। समझ गए? इसका मतलब एग, यानी कि जो एक कोशिका होती है, वो वेज होती है, वो नॉन वेज नहीं होती। यानी कि जो अंडा होगा वो हमारा मांसाहारी में काउंट नहीं होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। इसीलिए कुछ लोगों ने इसका बीच का निकाल दिया एगिटेरियन, है ना, कि हम वेजिटेरियन एगिटेरियन है हम, है ना? जो लोग अंडा खाते हैं उन्होंने अपना एगिटेरियन निकाल दिया है। ठीक? बिकॉज ऑल लाइफ फॉर्म आर कंपोज्ड ऑफ देम। जितनी भी हमारे जीवन है, चाहे पेड़ पौधों का जीवन है, चाहे हम लोगों का जीवन है, इंसानों का जीवन है, जीव जंतु का जीवन है, हर चीज, हर लाइफ एक संरचनात्मक इकाई से आती है। तो इसकी संरचनात्मक इकाई क्या है प्यारे बच्चे? इसकी संरचनात्मक इकाई है एक कोशिका। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि अगर हम इंसानों की बात करें, लाइफ स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक जो जीवन है वो एक सिंगल सेल से, एक सिंगल कोशिका से शुरू होता है, जिसको कि हम लोग जाइगोट कहते हैं। अभी मैं इस बात को समझाऊंगी आपको। विच इज फॉर्म बाय मेटिंग। ये कैसे बनता है? जब एक स्पर्म यानी कि जो मेल से आता है और जो एक एग है जो कि फीमेल से आता है, जब इनकी मेटिंग होती है तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सीधे शब्दों में बोला जाए कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किसका फॉर्मेशन है? वो एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन है। ठीक है? किसका? सिंगल सेल का फॉर्मेशन है। कैसे? देख लेते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चे, ह्यूमन बॉडी के बारे में। क्लियर? अब देखो, जो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है बच्चे, ये बन कैसे रही है? बताओ कैसे बन रही है ह्यूमन बॉडी? बोलो। हमेशा ध्यान रखना कि जितनी भी हमारी इंसान का शरीर है, ये आपका तब बनता है जब इंसान कहना चाहिए एक यूनिट, एक फंडामेंटल यूनिट का रिपीटिशन होता है ना? तो ह्यूमन बॉडी बॉडी किससे बनती है? एक सिंगल सेल से बनती है। अब आप कहोगे कि मैम हमारी बॉडी में तो मल्टीपल सेल होती हैं, तो हम सिंगल सेल कैसे बना रहे हैं, सॉरी सिंगल सेल के थ्रू हम हमारी बॉडी कैसे बन रही है? चलो अब देख लेते हैं इस बात के लिए भी, इसकी शुरुआत सिंगल सेल से कैसे हो रही है। गिव मी अ सेकंड बच्चे।
ये हो गया ह्यूमन बॉडी यानी कि सिंगल सेल। ओके बच्चा, अब देखो हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक मेल और एक फीमेल के जेनेटिक्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक जीवन का, एक लाइफ का फॉर्मेशन क्या करते हैं, एक लाइफ का फॉर्मेशन करते हैं। बताओ जरा मेल में क्या होता है, मेल में होता है स्पर्म, है ना, मेल में होता है स्पर्म और फीमेल के पास होता है एग। अब जो फीमेल और मेल्स हैं इनकी क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है, क्या हो रही है, मीटिंग। और मीटिंग के बाद स्पर्म और एग का क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, ये क्या हो रही है, फर्टाइल हो रही है, फर्टाइल हो रहे हैं। अब जब ये फर्टाइल हो रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है प्यारे बच्चे, फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट बन रहा है ना, यानी कि स्पर्म और एग दोनों मिक्स हो गए, है ना, जाइगोट बन रहा है, एक सिंगल बॉडी बन रही है ना, क्या बन रही है, एक सिंगल बॉडी बन रही है जिसको हम कहते हैं जाइगोट, युग्मक, युग्मक। क्लियर, तो ये युग्मक जो है, जाइगोट जो है, ये क्या है, ये एक सिंगल सेल ही तो है, कैसी है, ये आपका एक सिंगल सेल ही तो है, एक दो बॉडीज ने मिलकर एक कोशिका बना दी, है ना, तो क्या हो गया, ये आपकी एक सिंगल सेल है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, देख लें हम फटाफट से जितनी बात मैंने आपको बताई। ह्यूमन सेल स्टार्ट कहाँ से होता है, सिंगल सेल से होता है, सिंगल सेल कौन सी है, जाइगोट है। कहाँ से बन रही है ये आपकी मेटिंग से बन रही है, किससे, स्पर्म और एग की मेटिंग से बन रही है या फिर उसके फर्टिलाइजेशन से बन रही है। ठीक, फिर आगे बनेगा आपका एम्ब्रायो, और फिर एम्ब्रायो से तो भी आगे कंप्लीट कर दूं इस प्रोसेसिंग को, तो इसमें क्या क्या बन जाएगा, जाइगोट आपका और आगे बढ़ेगा तो ये बन जाएगा एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो के बाद बन जाएगा आपका चाइल्ड। ठीक, नेक्स्ट, अब देखो जितनी बात मैंने आपको बताई उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है कि क्या हुआ, एक स्पर्म आया जिसने एग में जो इंजेक्ट हो गया, है ना, जिसने एग से क्या कर लिया, जो जिसकी एग से मेटिंग हो गई तो ये फर्टाइल हो गया। जब ये फर्टाइल हुआ तो कैसा हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। अब ये दो पार्ट बने हैं ना, ये पूरी एक सेल बन गई है ना, एक कोशिका बन गई है पूरी ऑल ओवर, किससे, इन दोनों को मिलके, इन दोनों को मिलके यानी कि स्पर्म और एग से मिलकर एक कोशिका बन गई जिसको बोला गया है जाइगोट। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे, तो बोलो हाँ एंड फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट देखो, फंक्शन ऑफ सेल, जो हमारी कोशिकाएं हैं उनका फंक्शन क्या है, किस किस जगह पे कोशिकाएं काम करती हैं और कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले जब कोशिकाएं बनती हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है, चाहे एनिमल बॉडी है, प्लांट बॉडी है, हर किसी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ना, एक प्रॉपर बॉडी तो प्रोवाइड स्ट्रक्चर, हमारी शरीर को संरचना प्रदान करती है। ये हमारी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्यों, जब कोशिकीय विभाजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस होती है, तो उसी में से माइटोसिस के माध्यम से क्या होता है, कोई पर्टिकुलर शरीर आपका डेवलप होना शुरू होता है, शरीर की वृद्धि होती है। ट्रांसपोर्टेशन में भी कोशिका कोशिका का सहयोग होता है ना, कई सारी एक कोशिकीय जीव हैं जो अपनी एक सेल से ही, जैसे कि अमीबा हो गया, एक सेल से ही क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पकड़ने का काम भी एक सेल से ही करता है। नेक्स्ट बोला गया रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस, है ना, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के तहत कोशिकाओं का जब विभाजन होता है तो आपकी क्या बनती हैं, पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, डॉटर सेल्स बनती हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गया, तो ये है समसूत्री विभाजन, ये है अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने टाइप के हैं और कैसे हैं। क्लियर, बोला जा रहा है कि हमारे पास
दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? एक ऑर्गेनिज्म है जो कि है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, जिसको हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। ठीक। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म, ये वो जीव हैं विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो कि एक सिंगल सेल से बनते हैं। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म, वो शरीर जिनके अंदर सिर्फ एक कोशिका है। आप समझ पा रहे हो? एक कोशिका का मतलब, एक कोशिका का मतलब जिनकी पूरी बॉडी में सारी प्रोसेसेस एक ही सेल के अंदर हो रही है। बिल्कुल उसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी हो गया, बोला जा रहा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच मेड अप ऑफ मल्टी सेल्स। मल्टीपल सेल्स का मतलब जैसे कि चलने के लिए हमारे पास अलग कोशिकाएं हैं, किसी चीज को उठाने के लिए हमारे पास अलग कोशिकाएं हैं, दिल को धड़कने के लिए हमारे पास अलग कोशिकाएं हैं, डाइजेशन के लिए हमारे पास अलग कोशिकाएं हैं। तो अलग अलग काम के लिए हमारे पास अलग अलग कोशिकाएं हैं ना। कार्डिक सेल हो गई, मस्कुलर सेल हो गई, डाइजेस्टिव सेल्स हो गई, ये सब अलग अलग कोशिकाएं हैं। यानी कि हमारा शरीर कैसे बना है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर? आपसे बोला क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि अमीबा, बैक्टीरिया, ये सारे आपके यूनिसेलुलर हैं, यानी कि एक कोशिका है इनके पास। उसी एक कोशिका से ये चलेंगे, उसी एक कोशिका से ये डाइजेशन करेंगे, इसी एक कोशिका से ही ये अपने किसी पर्टिकुलर टारगेट को पकड़ने का काम करेंगे। जबकि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, जैसे कि प्लांट्स हो गए, जैसे कि एनिमल्स हो गए, ये क्या करते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाओं को रखते हैं, है ना। जैसे अगर हम पेड़ों की बात करें तो पेड़ों में दो सेल्स पाई जाती हैं, दो रीजन्स पाए जाते हैं। एक बोलते हैं जाइलम और एक होता है फ्लोएम, है ना। तो वो क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, हमारे नरिशमेंट को जमीन से ऊपर ले जाना, है ना। एक पेड़ है, वो जमीन से खनिज लवण को, पानी को खींच के पत्तों तक, है ना, तने तक लेकर जा रहा है। यानी कि क्या हुआ? जाइलम, वो एक कोशिका हो गई जाइलम, जिसके थ्रू क्या कर रहा है? एक पेड़ पानी को, खनिज लवणों को खींचने का काम कर रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से एक होती है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? जब पेड़ पेड़ में पत्तियां खाना बना लेती हैं तो उन खाने को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, यानी कि टॉप टू बॉटम हमारे फूड को सिक्रीट करने के लिए जो एक वेन जा रही होती है, जो एक सेल जा रही होती है, उसको हम कहते हैं जाइलम, है ना। तो पेड़ कैसा हो गया? पेड़ भी मल्टी सेलुलर हो गया, ह्यूमन भी मल्टी सेलुलर हो गए। एनिमल, कोई भी एनिमल की बात कर ले, हर एनिमल की जो एटोनॉमी होती है वो ह्यूमन बॉडी की तरह ही होती है। तो एनिमल भी क्या हो गए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो, आपको पता चल गया कि हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आपको पता चल गया हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आपको पता चल गया कि हमारे पास दो टाइप की सेल्स हैं, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल, है ना। तो सबसे पहले अब हम समझेंगे कि जो हम कोशिका की बात कर रहे हैं, जो हम सेल्स की बात कर रहे हैं, चाहे प्लांट में कर रहे हैं चाहे एनिमल में कर रहे हैं, वो कैसी हैं और किस तरह से बिहेव करती हैं। सीधे शब्दों में बोला जाए तो अब हम प्रॉपरली साइटोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, है ना। हम प्रॉपर सेल के इंटरनल स्टडी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। बोला जा रहा है कि जो हमारी सेल्स होती हैं ये क्या रखती हैं? इनके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है। देखो, चाहे आप एनिमल सेल की बात कर लो चाहे आप प्लांट सेल की बात कर लो, मेम्ब्रेन तो हर एक के पास है। अगर मेम्ब्रेन हर के पास नहीं होगी तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो हमारे सिक्रीशन कैसे होगा? मूवमेंट कैसे होगा, है ना। तो वही चीज बोली गई है कि जो सेल है उनके पास क्या है? आउटर लेयर है। किस चीज की आउटर लेयर है? सेल मेम्ब्रेन की आउटर लेयर है ना। उनके बाहर एक स्किन टाइप स्ट्रक्चर है, उनके पास एक लेयरिंग है,
वहीं पर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, अगर हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर की बात करें तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। चाहे आप एनिमल स्ट्रक्चर की बात कर लो, चाहे आप प्लांट स्ट्रक्चर की बात कर लो, तीन चीजें हैं जो कि सबके पास कॉमन है। कौन कौन सी? पहला, एक आउटर स्ट्रक्चर कॉमन है आपका, ना? पहला क्या है? एक आउटर स्ट्रक्चर कॉमन है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है। तो मैं बना दूं सेल मेम्ब्रेन, इनके पास ये है सेल मेम्ब्रेन और इसके पास ये है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद दूसरी चीज कॉमन क्या है? न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस है, इसके पास भी न्यूक्लियस है। और तीसरा है साइटोप्लाज्म, जो कि इसके अंदर भरा हुआ पानी होता है, लिक्विड होता है, 70% इसका अमाउंट होता है ना? तो ये है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका के पास सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीन चीजें जो कि कॉमन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इतने में किसी का भी कोई भी 1% भी डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बोला जा रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, यानी कि नाभिक है, ये जेनेटिक मटेरियल रखता है। मैंने भी आपको दिखाया, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, है ना? ये आपका जंतु कोशिका, ये आपकी एनिमल यानी कि प्लांट सेल, दोनों के पास न्यूक्लियस है ना? दोनों के पास क्या है? न्यूक्लियस, नाभिक है। और ये नाभिक आपका क्या कर रहा है बच्चे? प्लीज प्यारे बच्चे इस बात का ध्यान रखना, ये आपका न्यूक्लियस है जो कि जेनेटिक मटेरियल रखता है। चाहे आप इंसानों की बात कर लो, चाहे आप ह्यूमन की बात कर लो। बोला जा रहा है साइटोप्लाज्म इज अ स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन। जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वो सेल मेम्ब्रेन के बीच का एक स्पेस होता है, और न्यूक्लियाई के बीच का स्पेस होता है, विच कंटेन वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सब आपके पार्ट होते हैं। अब मैं चलो इसको इसमें दिखा देती हूँ आपको, अगर आगे पिक्चर होगा तो उसमें दिखा दूंगी, इसमें देख लेते हैं। देखो, एक तरफ है आपकी, मैं साइड में जा रही हूँ, एक तरफ है आपकी एनिमल सेल, सॉरी, एक तरफ है आपकी एनिमल सेल और एक तरफ है आपकी प्लांट सेल। ठीक, ध्यान रखना, जिसकी आउटर लेयर मोटी सी होती है, भारी सी होती है, हैवी सी होती है, ये आपकी प्लांट सेल कहलाती है और ये आपकी एनिमल सेल कहलाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो, ये जो आपकी आउटर लेयर है ना, ये क्या है? ये सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है। अच्छा ध्यान रखना, सेल वॉल आपकी प्लांट में तो होती है, लेकिन आपके एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। लेकिन अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये दोनों में होती है, में दोनों में होती है। अब इस चीज को कैसे समझोगे? क्या मैं इसको आपको समझा दूं कि हमको कैसे समझ में आना चाहिए, या फिर हम इसको कैसे समझ पाएंगे? बोलो। देखो, आपने एक पेड़ देखा होगा, है ना? तो पेड़ के बाहर की तरफ मोटा मोटा लेयरिंग होता है ना, मोटा मोटा सा खुरदुरा खुरदुरा सा एरिया होता है, बहुत हार्ड होता है वो। आपका सर अगर उस पर लग जाए, आपके सर में चोट लग जाएगी, पेड़ के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। वो क्या है? वो सेल वॉल है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये सेल वॉल पैदा कैसे हो गई? प्यारे बच्चे प्लीज ध्यान रखना, ये वही सेल वॉल है जो कि पैदा कब हो रही है? ये पैदा तब हो रही है जब आपके बॉडी में, जब पेड़ पौधे बाहर खड़े रहते हैं तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल अटैचमेंट में आते हैं, और जब इन्वायरमेंटल अटैचमेंट में आते हैं तो कई बार उनको बहुत सारे तूफान से, ड्रॉट से, बहुत सारी चीजों से को फेस करना पड़ता है। तो उनसे सुरक्षा इसको कब मिलेगी? जब उस पर बहुत मोटी सी लेयर हो। तो बहुत मोटी सी लेयर होती है इन पेड़ों की वॉल पर या फिर पेड़ों की कोशिकाओं पर, जो क्या करती हैं? इनको सुरक्षा देने का काम करती हैं, बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। वहीं पर अगर हम कुछ अपने इंसानों की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन तो घर के अंदर रहता है ना?
अगर मान लो आंधी तूफान आएगा तो हम तो घर के अंदर भाग जाएंगे, पर पेड़ पौधे तो नहीं भागेंगे। इसी वजह से हमारे ऊपर तो सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन इन पेड़ पौधों के पास सेल वॉल होती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बोल दो हाँ, एंड फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो, ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया क्या, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर वाली जो छोटी पतली वाली लेयर है ये होगी सेल मेम्ब्रेन। तो इससे ये पता चला हमको कि, मैं लिख देती हूँ, एक तरफ प्लांट और एक तरफ एनिमल, और एक तरफ ऑर्गेनिल। ठीक है, क्या क्या है? प्लांट कौन सा है? प्लांट में क्या है? सेल वॉल। पहला पॉइंट था हमारा सेल वॉल। तो सेल वॉल आपका किस में था? आप कहोगे मैम पेड़ में था, एनिमल में नहीं था। इसी तरीके से एक था सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन किस में थी? एनिमल में भी थी और प्लांट में भी थी। राइट, यही तो है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? मैं ऊपर कर देती हूँ। इतनी बात समझ में आ गई? चलें पीछे। अब देखो, नेक्स्ट लाइन बोली गई थी कि इनके बीच में, यानी कि जो आपका न्यूक्लियस है और जो आपका साइटोप्लाज्म है और जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, उनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है। मैं बना देती हूँ पिक्चर, देखो। प्लांट सेल बना रही हूँ, ठीक है? ये प्लांट सेल अगर हम बनाएंगे तो एनिमल सेल अपने आप ही डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, ये अब इसमें जो ग्रीन वाला सेक्शन दिख रहा है ना आपको, आप ऐसे समझ लो कि ये सेक्शन आपका बहुत मोटा है। मैं इसको और मोटा करके बना देती हूँ। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? ये आपका सेल वॉल हो गई। अब सेल वॉल के अंदर भी तो बेटा कुछ है ना, क्या है? सेल मेम्ब्रेन। बना दो मेम्ब्रेन, मैं इसको पतला कर देती हूँ मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये हल्की हल्की सी बना देती हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन जो पतली वाली है। क्लियर? आई होप इतने में कोई डाउट नहीं होगा। सेल वॉल जो कि एनिमल में नहीं है, प्लांट में है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, तो ये दिखा दी मैंने। ठीक, क्लियर? अब इसमें होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बनाऊंगी मैं ब्लू कलर से। तो न्यूक्लियस जो होता है ना बच्चे, ये न्यूक्लियस होता है एक एनवलप के अंदर, एक झिल्ली के अंदर होता है, एक झिल्ली के अंदर होता है। क्लियर? तो ये क्या है? न्यूक्लियस है। चलो पीछे चलते हैं और देखते हैं। बोला गया कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म होता है। बना दें? तो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर वाली थी और ये न्यूक्लियस था। उनके बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म। मैं ग्रे कलर से आपका बिंदी 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 कर देती हूँ, जो ये बताएगा कि इसमें ये है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो बिंदी बिंदी है ये क्या है? ये आपका साइटोप्लाज्म है बच्चे। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्म है इसी में तो हमारे
सेल ऑर्गेनल्स होंगे, इसी में तो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, है ना। अब चलो देखेंगे कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि इसमें आपकी एस्टैब्लिश हैं और जो हमारी पूरी सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। देखो, बोला जा रहा है कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब लाइक प्लास्टिड, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्राइम रेटिकुलम, एक एक करके सब बना दो फटाफट फटाफट। बनाने से पहले इन तीन बातों को लिख लेते हैं हम लोग, है ना। अब देखो, हमारा बाहर वाला एरिया क्या था बेटा? बाहर वाला एरिया था सेल वॉल, है ना, कोशिकीय दीवार। उसके बाद अंदर वाली ये लेयर क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। अब आप हिंदी में भी मांगोगे मुझसे कि मैम हिंदी में भी लिख दीजिए, तो मैं लिख देती हूँ उसको भी। इसको कहते हैं कोशिकीय झिल्ली। क्या कहते हैं बेटा? कोशिकीय झिल्ली। तो क्या कहते हैं? कोशिका, कोशिकीय दीवार। ये क्या है? ये है नाभिक या फिर न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है? नाभिकीय झिल्ली, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना, इसे बोलते हैं हम नाभिकीय झिल्ली। अब ये जो झिल्ली है इसका भी बिहेव सेम ही रहता है जैसे कि हमारी सेल ऑर्गेनल्स का रहता है। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे?